हर रोज की तरह उस दिन भी मनोज अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने निकल पड़ा। खेलते खेलते जब उनकी बॉल गुम गई तो उसे वापस लाने का जिम्मा पड़ा छोटे से मनोज के कंधों पर। बॉल गई थी एक आलीशान कोठी के पीछे, तो मनोज भी दौड़ लगाकर वहां बॉल ढूंढने पहुंच जाता है। पर अब उसके सामने चुनौती थी, वो बड़ा सा नाला, जहां बरसों का कूड़ा कचरा इकट्ठा होकर उस नाले को मानो एक कंक्रीट की स्लैब बना चुका था, जिस पर चाहे जितना भी पानी डालो वो टस का मस ना हो। पर दूसरी तरफ मनोज, भले ही उसकी उम्र बहुत ज्यादा ना रही हो, पर झुग्गियों में रहते हुए उसने मुश्किलों का सामना करना अच्छे से सीख लिया था। तो उसने भी कमर कसी और लग गया अपनी खोज में। पर इससे पहले कि उसे बॉल मिलती, उसे दिखी एक थैली, और उसके अंदर था कुछ ऐसा जो उसकी आगे की जिंदगी में हर रात के सपने में एक खौफनाक मंजर बन के आने वाला था। क्योंकि उस थैली में बंद था एक निठारी हत्याकांड, इंडिया के सबसे चर्चित क्राइम केसेस में से एक। इसलिए भी क्योंकि इसमें बहुत सारे मासूमों की जान गई, और इसलिए भी कि ये केस बहुत रिसेंट है, बस कुछ 20 साल ही हुए हैं। इस केस में विक्टिम्स हैं, सस्पेक्ट्स हैं, अक्यूज्ड हैं, पैसा है, सीबीआई है, पुलिस है, मर्डर है, पीडोफिलिया, नेक्रोफिलिया, कैनिबलिज्म है, फांसी है, बस इंसाफ नहीं है। ये ओपन हुआ था 2007 में, और अभी भी एक अनसॉल्व्ड केस ही है। और अब 2024 में इससे इंस्पायर्ड होकर एक मूवी रिलीज होने जा रही है नेटफ्लिक्स पे, जिसका नाम है सेक्टर 36। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इंटरनेट के हर गली कूचे में जाकर इस केस की डिटेल्स पता करूंगी, और आखिर क्या इस केस को इतना खास और पेचीदा बनाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगा था कि ये ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट या 30 मिनट का वीडियो होगा, जस्ट लाइक एवरी अदर डॉक्यूमेंट्री ऑन द इंटरनेट। बट देन मुझे सिर्फ इसकी स्क्रिप्टिंग और रिसर्च करने में ही 7 दिन लग गए। एंड देन आई रियलाइज कि मुझे इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, उनमें से हर पार्ट की लेंथ करीब 30 मिनट की होगी। एंड आई डोंट नो इंटरनेट पर कोई भी डॉक्यूमेंट्री इसके सारे एस्पेक्ट्स पर बात क्यों नहीं करती है। कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो इस केस पर सबसे डिटेल और अपडेटेड वर्जन होने वाला है पूरे इंटरनेट पर, इंक्लूडिंग यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट एंड ऑब्वियसली द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्रीज। दिस इज योर होस्ट अमन एंड यू आर वाचिंग क्राइम कसाटा। 7 मई 2006 की दोपहर को करीब 22 साल की पायल अपने घर से निकलती है, अपने पिता नंदलाल को ये कहकर कि वो काम करने जा रही है। प्रिया रिक्शा लेती है और एक कोठी पर पहुंचकर उसे रुकवा देती है। ये वही कोठी थी जहां पर प्रिया को काम करने के लिए बुलाया गया था, पर उसके पास रिक्शे वाले को देने के लिए किराए के पैसे नहीं थे। तो वो रिक्शे वाले से कहती है कि तुम थोड़ी देर बाहर ही ठहरो, मैं पैसे लेके जल्दी आती हूँ। रिक्शा वाला रुक गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट वो इंतजार करता रहा, पर बाहर ना तो उसके पैसे आए और ना ही पाया। अब उससे रहा नहीं गया। वो कोठी की डोर बेल बजा देता है, जिसका जवाब देने बाहर निकलता है एक शख्स, होगा मुश्किल से 30 साल का। उसे देखकर रिक्शा वाला बोलता है कि थोड़ी देर पहले ही एक लड़की अंदर गई है, पर उससे मुझे किराए के पैसे अभी तक नहीं मिले। इस पर वो शख्स बोलता है कि वो लड़की तो कब की यहाँ से जा चुकी है, अभी यहाँ पर कोई लड़की नहीं है। जा चुकी है? ये बात रिक्शे वाले को समझ नहीं आई। वो तो कितनी देर से बाहर खड़ा था, उसके सामने आए बिना तो कोई भी घर से निकल ही नहीं सकता। पर इसके बाद उसने ज़्यादा सोचा नहीं। पायल उसके लिए इतनी भी कोई अनजान नहीं थी। वो चाहता तो बाद में भी उससे पैसे ले लेता, तो वो वहाँ से चलता बना। वहीं जब पायल
काफी देर तक घर वापस नहीं आई तो उसके पिता नंदलाल को चिंता हुई। उसने पायल की नोकिया फोन पर कॉल घुमाया, बट इट वॉज स्विच्ड ऑफ। पायल ऐसा नहीं करती थी। नंदलाल को अजीब लगा, पर उसे पता था कि पायल कहाँ काम करती है। तो फिर उसने कोठी के मालिक को कॉल लगाया। जब उससे पायल के बारे में पूछा गया तो उसने जवाब दिया, कौन पायल? मैं किसी पायल को नहीं जानता। पायल उस कोठी में काफी टाइम से काम कर रही थी। नंदलाल को शक हुआ कि उसकी बेटी के साथ कुछ तो बुरा हुआ है और 8 मई को वो पहुंच गया चौकी पुलिस के पास FIR रजिस्टर करवाने। और पुलिस ने वही किया जो कि आमतौर पर वो करती है, नंदलाल को भगा दिया। पुलिस ने कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर करने से मना कर दिया और नंदलाल से कहा कि उसकी बेटी पक्का कहीं किसी के साथ भाग गई होगी। पर यह पहली बार नहीं था जब पुलिस ने किसी मदद की गुहार लगाते हुए माँ बाप को बेइज्जत करके चौकी से भगाया हो, क्योंकि ये मिसिंग कंप्लेंट्स तो उनकी चौकी पर 2004 से आ रही थी और ये एक दो नहीं दर्जनों में थी। पर उन बच्चों और उनके माँ बाप का दोष सिर्फ इतना था कि वो गरीब थे। उनका गांव था निठारी, जहाँ लोग झुग्गियों में रहते थे, जहाँ रहने वाले लोगों को इंसान का दर्जा भी नहीं दिया जाता था और जिसके ठीक सामने थे नोएडा सेक्टर 31 के सबसे पॉश घर। उन्हीं में से एक घर था मल्टी मिलियनियर मोनिंदर पंढेर का हाउस नंबर D5। जब निठारी के बच्चे गायब होने लगे तब लोगों के बीच अफवाह फैल गई कि सेक्टर 31 के वाटर टैंक में रहने वाला भूत इन बच्चों को पकड़ रहा है, जैसा कि 10 साल की ज्योति के साथ हुआ 20 जून 2005 की सुबह। ज्योति को उसकी मां ने कुछ कपड़े ठीक कराने के लिए टेलर के पास भेजा और सुबह 10 बजे ज्योति के माँ बाप को पता चलता है कि उनकी बेटी गायब हो चुकी है। पिता झब्बूलाल कुछ लोगों के साथ में अपनी साइकिल पर बैठकर ज्योति को ढूंढने निकल पड़े। वो बच्चों के गायब होने वाली बात वो उन्हें भी सता रही थी। वहीं ज्योति की माँ मीनालाल वो भी पैदल ही अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ी। वो सबसे पहले उस टेलर के पास पहुंची जिसके पास उन्होंने ज्योति को भेजा था, पर उसने कहा कि वो लड़की जो हाथ में स्कार्फ ली हुई थी वो तो यहाँ से आगे चली गई क्योंकि मेरी मशीन खराब थी। मीना जी आगे जाती है और एक पनवाड़ी से पूछती है, पर उसने ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा था और ना ही वहां पास में ही बैठे फल बेचने वाले ने। मीना जी रोती बिलखती हुई हाउस नंबर D5 पहुंची, जिसके बाहर खड़ा हुआ था मोनिंदर पंढेर। जब उससे ज्योति के बारे में पूछा गया तो उसने ज्योति को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। पंढेर के पीछे एक और शख्स भी था जो चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, पर उसने चूं तक नहीं की। हक हार कर मीना जी वापस घर चली जाते हैं एंड एज एक्सपेक्टेड नोएडा पुलिस ने उनकी कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लिया। वहीं पिता झब्बूलाल अपनी बेटी की तलाश में दिल्ली और यूपी के रेड लाइट एरियाज भी छान कर आ गए, पर उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। 5वीं क्लास में पढ़ती थी, कहती थी मम्मी मैं तो डॉक्टर बनूंगी, पढ़ाई करूंगी, मेरे को पढ़ाना, मम्मी मैं डॉक्टर बनूंगी। तुम गया बेटा पढ़ लेना, तुम डॉक्टर बनना। ज्योति की तरह ही 14 साल की रिम्पा हल्दर 8 फरवरी 2005 को गायब हुई थी और उसकी रिपोर्ट को भी पुलिस वालों ने सीरियसली नहीं लिया। इस फरवरी से मार्च के आसपास के ही टाइम में एक बच्चा पहुंचता है हाउस नंबर D5 के पीछे बने नाले पर। वो अपनी क्रिकेट बॉल ढूंढने यहाँ आया था। जी हाँ, ये बच्चा मनोज ही था। पर इससे पहले कि नाले में उसे अपनी बॉल मिलती,
उसे दिखा एक प्लास्टिक की थैली से झांकता हुआ इंसान का हाथ। मनोज ने यह बात बाकी लोगों को बताई और देखते ही देखते ये आग की तरह फैल गई। जल्द ही पुलिस भी वहां पहुंची और जैसे ही उन्होंने उस इंसान के हाथ को देखा वो समझ गए कि ये असल में एक चूहे की लाश है। हाँ, चूहे की। फिर उन्होंने उस थैली को फेंक दिया या शायद दफना दिया, क्या फर्क पड़ता है। दिसंबर 2005 तब तक ही 15 बच्चे गायब हो गए, पर पुलिस या तो उनके माँ बाप को जलील करके स्टेशन से भगा देती या फिर ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट्स लिख लेती, पर कभी भी उन्होंने FIR नहीं लिखी। इसकी वजह ये थी कि गरीब बच्चों का गायब होना हमेशा से ही उनकी लोएस्ट प्रायोरिटी थी। उन्हें अमीरों का केस सॉल्व करने में ज़्यादा वाहवाही मिलती। उनका परसेप्शन था कि झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे अक्सर खुद से ही कहीं चले जाते हैं और कुछ टाइम बाद वापस भी आ जाते हैं, तो उसमें अपना टाइम देना पुलिस को ठीक नहीं लगा। फिर अगस्त 2006 में 20 साल की पिंकी सरकार की रिपोर्ट लिखवाने उसके माँ बाप पुलिस स्टेशन पहुंचे तो सब इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारी बेटी सुंदर दिखती है, किसी के साथ भाग गई होगी। पिंकी शादीशुदा थी, एक 4 महीने के बच्चे की माँ। जब ये बात सब इंस्पेक्टर को बताई तो उन्होंने कहा, तुम बंगाली लोगों में ये सब चलता है, हमने सब देखा है, चलो भागो यहां से। The exact words of a female officer, सिमरजीत कौर। चौकी के चक्कर काटते काटते माँ बाप थक गए, पर पायल के पिता नंदलाल, उन्होंने हार नहीं मानी और कोर्ट ऑर्डर्स की मदद से 7 अक्टूबर 2006 यानी कि पायल के गायब होने के 5 महीने बाद पुलिस को FIR लिखने पर मजबूर कर दिया। जब कोर्ट किसी पुलिस चौकी को FIR रजिस्टर करने के ऑर्डर्स देती है तो पुलिस को कुछ टाइम बाद कोर्ट में अपडेट्स भी देनी पड़ती हैं। तो उस बीच एक स्टेटमेंट जो उन्होंने कोर्ट में दिया वो ये था कि दीपिका, जिसका दूसरा नाम पायल भी है, वो एक आदमी के साथ भाग चुकी है जिसके साथ उसका अफेयर था। थैंकफुली ये बच्चों के मिसिंग होने की सारी बातें धीमे धीमे मीडिया की नजरों में आने लगी। इम्पोर्टेंट तो ये उनके लिए भी नहीं थी, पर पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए काफी थी। फाइनली पुलिस वालों ने निठारी के एरिया में निगरानी रखनी चालू कर दी। दिन रात पेट्रोलिंग होने लगी। जब पुलिस ऑफिसर्स ने सारी रिपोर्ट्स ध्यान से पढ़ी, जी हाँ, असली वाले ध्यान से, तब उन्होंने एक बात रियलाइज की, ये सभी बच्चे अलग अलग घरों से निकलते, खेलते कूदते हुए या किसी काम से, और सब के सब एक ही एरिया में जाकर गायब हो जाते। ये एरिया था एक 100 मीटर की सड़क जो कि पुलिस वालों के बीच ब्लैक होल नाम से मशहूर हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस की नाक के नीचे से 2 और बच्चियां गायब हो गईं। अजीब है ना। वो तो जब किसी ने RTI फाइल की तब पता चला कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पर तैनात ही नहीं रहते थे। लेकिन हाँ, पुलिस ने एक एंगल बहुत ध्यान से चेक किया और वो था तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, क्योंकि उनका हमेशा से ही इस बात पर शक जा रहा था कि बच्चों का या तो कोई गैंग इलीगल ऑर्गन ट्रेड के लिए या फिर भीख मंगवाने के लिए उठा रही है, या फिर हो सकता है कि कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कल हो। 500 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जहां पे भी उन्हें शक था उन्होंने रेड्स मारी और 21 लड़कियों को रेस्क्यू भी करवाया, पर उनमें से एक भी वो नहीं थी जिसकी निठारी के लोगों को तलाश थी। नवंबर 2006 में पायल का केस हेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस ऑफिसर विनोद पांडे के पास पहुंचा और उन्होंने केस पढ़ते ही कुछ चीजें नोटिस की, जैसे कि पायल का फोन। उन्होंने सोचा कि कैसा हो अगर ये फोन ट्रेस हो जाए। ध्यान रखिएगा कि ये बातें 2006 की हैं,
जब सेल फोन ट्रेस करने का सोचना हर इंसान के जहन में नहीं आता था। पायल के फोन के IMEI नंबर को ऑफिसर पांडे ने हर टेलीकॉम प्रोवाइडर को ट्रेस करने के लिए भेज दिया। एंड दे डिड विद इन अ फ्यू डेज। एयरटेल के सर्वर्स पर इस फोन की लोकेशन पता चली। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली, वो लोकेशन पर पहुंच गए और इस फोन को लिया हुआ था एक रिक्शा वाला। ये इन्वेस्टिगेशन का डेड एंड हो सकता था, क्योंकि ये फोन उसके पास कहां से आया ये ट्रेस करने के लिए कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन थी ही नहीं। पर फिर दिमाग लगाते हैं ऑफिसर पांडे। उन्होंने नोटिस किया कि फोन में एक सिम है। ये सिम इसमें तभी से मौजूद थी जब ये रिक्शे वाले को मिली और एक्टिवेटेड भी थी। ये कैसे पॉसिबल था? अगर ये पायल की सिम होती तो इसमें घंटे नहीं बजती, क्योंकि वो सिम तो महीनों पहले डीएक्टिवेट हो चुकी थी। तो ऑफिसर पांडे ने इस सिम की डिटेल्स निकालने के लिए भी 21 दिसंबर 2006 को टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ईमेल कर दिया। जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसी बीच पुलिस ने मोनिंदर पंढेर से भी पूछताछ शुरू कर दी। एंड एज एक्सपेक्टेड, पंढेर ने पायल के साथ कोई भी लिंक होने से मना कर दिया। बल्कि उसका कहना था कि पायल जिस दिन गायब हुई वो तो अपने पिता के अंतिम संस्कार में चंडीगढ़ गया हुआ था। यह सुनकर पुलिस को शक तो होना ही था। तो उन्होंने पंढेर की उस दिन की फोन लोकेशन ट्रेस की और पता चला कि उसका फोन चंडीगढ़ में था, जैसा कि उसने कहा। फिर पुलिस ने जब ये पता किया कि क्या पंढेर के पिता का अंतिम संस्कार भी उस दिन था, तो खबर आती है कि वो सही कह रहे हैं। हर एक सबूत पंढेर की बेगुनाही की तरफ इशारा कर रहा था। पर फिर वो ये क्यों नहीं मानता था कि वो पायल को जानता था? फाइनली पुलिस के इंटेरोगेशन ने पंढेर को तोड़ दिया और उसने कबूल किया कि पायल उसके घर काम करने आती थी, जिसके बारे में उसके एक नौकर के अलावा और किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि वो काम था कॉल गर्ल का। पंढेर पायल को एक रात का 25,000 रुपए देता था और इस काम के बारे में नंदलाल भी अच्छे से जानता था। अजीब अजीब बात बताई कि पायल का जो बाप है नंदलाल, वो पायल को 40,000 महीना हमारा भेजता है, हमें 40,000 महीना लेता है। हमने नंदलाल को बुलाया। जब नंदलाल से पूछा तो उसने बड़ी बेशर्मी से कहा कि चलिए जो मैं जो करवाता हूँ ठीक है, लेकिन आपको मेरी लड़की ढूंढनी है। अभी तक पुलिस को काफी शौक लग चुका था, पर असली शौक तो आना अभी बाकी था। एयरटेल की तरफ से एक ईमेल के रूप में 26 दिसंबर 2006 को ऑफिसर पांडे को रिप्लाई आता है उस सिम के ओनर के नाम और एड्रेस के साथ। ईमेल में एड्रेस था विलिश निठारी, सेक्टर 31 और नाम उस शख्स का जो कि हर वारदात के टाइम मौजूद होकर भी अदृश्य था, जो तब भी वहीं था जब पायल लापता हुई और तब भी जब ज्योति। पंढेर का नौकर सुरेंद्र कोहली। एक दिन का तो नहीं है, जिंदगी भर का चेंज है। दो लॉसेस ऐसे हैं जो कभी हिल नहीं होते हैं। एक मैटरनल लॉस बिटवीन एज 2 and 8, वो कभी हिल नहीं होता पूरा, और दूसरा लॉस ऑफ एन अडल्ट चाइल्ड, 20-22 साल का लड़का लड़की मर जाए, वो भी कभी हिल नहीं होता पूरा। दे आर इनक्योरेबल ग्रीफ्स, लाइफ लॉन्ग ग्रीफ्स।